नंबर 2 पे करंट का फॉर्मूला है I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। इसमें 1 एम्पियर की डेफिनेशन, 5 एम्पियर डेफिनेशन, ये मुझे करानी है। तीसरे नंबर पे मुझे रिवाइज कराना है, मतलब तीसरे नंबर पे पोटेंशियल एट ए पॉइंट और इससे रिलेटेड बातें, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 पॉइंट्स, अक्रॉस 2 पॉइंट। जब भी पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं बिटवीन 2 पॉइंट नहीं कहते, अक्रॉस 2 पॉइंट कहते हैं, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट के जो एंड पे जो जिन पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस नाप रहे हो उससे रिलेटेड है। बीच का हिस्सा उसमें इन्वॉल्व नहीं। इन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का मतलब है कि बीच का जो पॉइंट्स हैं वो भी आ रहे हैं। अक्रॉस 2 पॉइंट का मतलब है एक पॉइंट ये और एक पॉइंट दूसरा, यानी बीच के पॉइंट से कोई मतलब नहीं है। और इससे रिलेटेड फार्मूला है V इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, या V इज इक्वल टू एनर्जी कंज्यूम अपॉन चार्ज। इसका मैं रिवीजन कराऊंगा, ये ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ। इससे रिलेटेड आपका फॉर्मूला है जो मैं आपको डिफाइन करूंगा, 1 वोल्ट एट ए पॉइंट एंड 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसके साथ हम 5 वोल्ट एट ए पॉइंट एंड 5 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, इसको एक साथ रिवाइज करेंगे ताकि दिमाग में बैठ जाए। देन आई विल कम टू आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है रिलेशन बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। बल्कि इससे पहले वी विल टेक रिलेशन बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। इससे पहले हम लेंगे कंडीशंस फॉर फ्लोइंग करंट, कंडीशंस फॉर फ्लोइंग करंट, इसकी क्या कंडीशंस है, ठीक है। तो मैंने आपको लास्ट टाइम नहीं कराया था तो आज करा दूंगा। सर्किट एंड सर्किट डायग्राम, सर्किट डायग्राम ये साथ साथ ये ज़रूरी है आना। फिर हम आएंगे रिलेशन बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, यानी ओम्स लॉ पे आएंगे। क्या पे ओम्स लॉ, और ये आपको 1 मिनट में याद भी हो जाएगा। अगर ये सारी चीज़ें पहले से आती होंगी याद भी हो जाएगा। टुवर्ड्स द ब्लैक बोर्ड करंट की मैंने डेफिनेशन दी थी, इट इज़ ए फ्लो ऑफ चार्ज इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। यानी करंट वर्ड जब आता है जब डायरेक्शन होती है, कोई चीज़ डायरेक्शन किसी डायरेक्शन में मूव कर रही होती है, तब हम करंट वर्ड यूज़ करते हैं। जैसे ओशन करंट, ओशन मतलब ओशन में, समुद्र में पानी जब एक डायरेक्शन में मूव करता है तो जो मेन मतलब मोस्ट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल दे आर मूविंग इन वन डायरेक्शन, तो वो कहते हैं ये ओशन करंट है। नदी में अगर पानी ज़्यादातर मॉलिक्यूल जिस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं उसे कहते हैं रिवर करंट। हवा के मॉलिक्यूल जिस ज़्यादातर एक डायरेक्शन में अगर चल रहे हैं, वैसे तो हवा के मॉलिक्यूल यहाँ पे इस कमरे में वो चारों तरफ मूव कर रहे हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो हम उसे एयर करंट या विंड बोलते हैं। तो वर्ड करंट आने का मकसद ये है कि पर्टिकुलर डायरेक्शन होनी चाहिए, तभी उसको हम करंट बोलेंगे, वरना करंट। तो इसलिए मैंने करंट की डेफिनेशन दी थी, फ्लो ऑफ चार्ज इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन या डायरेक्टेड फ्लो ऑफ चार्ज। अब चार्ज में 2 चीज़ें आती हैं, मैं रिवाइज करा रहा हूँ। चार्ज में इट मे बी इलेक्ट्रॉन, कोई भी चार्ज पार्टिकल जो अगर एक डायरेक्शन में फ्लो कर रही है वो करंट कहलाता है। सॉलिड्स में जो चार्ज जिसकी वजह से करंट, जिसको हम करंट कहते हैं, जो सॉलिड्स के अंदर, मेटल्स में और नॉन मेटल में, ग्रेफाइट के अंदर जो चार्ज फ्लो होता है वो होता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि वो फ्लो करते हैं। प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में होते हैं, वो बाहर नहीं निकलते। लेकिन अगर कहीं किसी एक जगह पे प्रोटॉन सारे बाहर निकल के एक डायरेक्शन में मूव करने लगे तो वो फ्लो भी करंट ही कहलाएगा, क्योंकि चार्ज है और डायरेक्शन है, दोनों मिल गए तो वो करंट कहलाएगा। अल्फा पार्टिकल्स पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, अगर बहुत सारे अल्फा पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में मूव करें
तो वो भी क्या कहलाएगा, करंट कहलाएगा। ये बात समझ में आ गई। सॉलिड्स में जो करंट फ्लो होता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के होता है, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तब करंट होता है। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो करंट फ्लो नहीं करेगा। सॉल्यूशंस जो होते हैं, खासतौर से मेटेलिक कंपाउंड और केमिस्ट्री में हम पढ़ा चुके हैं, फिर दोबारा कराएंगे वो, कि मेटेलिक कंपाउंड जो है वो एक्वा सॉल्यूशन में या मोल्टेन फॉर्म में वो आइंस में ब्रेक हो जाते हैं। एक्वा सॉल्यूशन में आइंस में ब्रेक हो जाते हैं, मोल्टेन फॉर्म में आइंस में गैप आ जाता है, मूव करने के उसमें आ जाते हैं, एबिलिटी आ जाती है, जो कि उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हो जाती है। इफ यू दे कैन इजीली मूव। वो जो आइंस जब मूव करते हैं उसे भी करंट कहते हैं। लेकिन आइंस दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो पॉजिटिव आइन और नेगेटिव आइन का ये ध्यान रखिएगा, इनकी डायरेक्शन हमेशा अपोजिट होती है, ऑलवेज, ठीक है। और इनकी जो बाकी जो इसमें वो है रिलेटेड चीज़ें हैं वो हमेशा उसकी अपोजिट होंगी। अब मैं तुम्हें समझा दूं, मान लो पॉजिटिव चार्ज मूव करता है ईस्ट टू वेस्ट सॉल्यूशंस के अंदर, तो ये है कि अगर नेगेटिव चार्ज जो होगा वो बिल्कुल इसके अपोजिट मूव करेगा। पॉजिटिव मूव कर रहा है ईस्ट टू वेस्ट, तो नेगेटिव की तरफ मूव करेगा वेस्ट टू ईस्ट। ये बात याद रखिएगा। अब सॉल्यूशंस के अंदर तो आयन होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव दोनों, लेकिन सॉलिड्स के अंदर सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो जिसकी वजह से करंट बनता है। अगर करंट बनेगा तो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बनेगा। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ईस्ट टू वेस्ट जा रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज तो है ही नहीं वहाँ पे, तो डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज को सामने रख के देखी जाएगी। तो उसका ये क्या, अगर पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन की अगर डायरेक्शन मालूम है तो करंट की डायरेक्शन उसके अपोजिट होगी, क्योंकि करंट की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव चार्ज के जो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन है वही करंट की डायरेक्शन है, और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन उसके हमेशा क्या होगी, हमेशा अपोजिट। ये याद रखिएगा क्योंकि ये आगे काम आएगी ये बात। तो इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, तो करंट किधर से किधर जा रहा है, करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ये याद रखिएगा। जिधर इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डायरेक्शन ऑफ करंट उससे नहीं निकालेंगे। एक रूल बना दिया कि भाई डायरेक्शन ऑफ करंट पॉजिटिव चार्ज से निकालेंगे, और अगर पॉजिटिव चार्ज नहीं है नेगेटिव चार्ज है तो उसका अपोजिट जो डायरेक्शन होगी वो करंट की डायरेक्शन होगी। ये क्यों कहा गया, क्योंकि ये बात है कि ज़्यादातर चीज़ें एनर्जी जो मूव करती है, जैसे मिसाल के तौर पे हीट है, तो ज़्यादातर चीज़ें जो हैं जो हीट मूव करती है हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। हमेशा अगर दो ऑब्जेक्ट्स का टेम्परेचर सेम है, उनको कनेक्ट कर दें तो हीट फ्लो नहीं करेगी। अगर टेम्परेचर सेम है, चाहे एक छोटी सी और एक बहुत बड़ी हो, अगर टेम्परेचर सेम है तो हीट फ्लो नहीं करेगी। हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। लिक्विड ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। हाई लेवल पे चाहे एक कप पानी का रखो और नीचे बहुत बड़ी बकेट रखी हो, हम कनेक्ट करेंगे पाइप के जरिए, तो लिक्विड ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर। ये नहीं कि यहाँ ज़्यादा है तो इधर से मूव करेगा, ऊपर से नीचे को जाएगा, नीचे से ऊपर, हायर लेवल टू लोअर लेवल। हमेशा ये रूल है। टेम्परेचर डिफरेंस पे हीट फ्लो करती है, हाइट डिफरेंस के ऊपर लिक्विड फ्लो करता है, फ्लूइड जो होता है फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। तो ज़्यादातर चीज़ों को देखा गया है कि उनमें ज़्यादातर चीज़ें हायर लेवल टू लोअर लेवल जाते हैं। तो करंट के अंदर हीट के अंदर हम करंट वो लेते हैं, टेम्परेचर डिफरेंस लेते हैं, टेम्परेचर हायर टू लोअर। लिक्विड के अंदर हम हायर लेवल टू लोअर लेवल लेते हैं। तो करंट का ये माना गया कि करंट भी एक मूव करता है, तो उसमें भी कोई रीज़न है। तो ये माना कि करंट हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल मूव करता है, हमेशा। ये एज्यूम कर लिया गया। क्या वहाँ क्या अब, लेकिन करंट को माने किसको लेके माने, क्योंकि करंट तो पॉजिटिव चार्ज की शक्ल में भी होता है और नेगेटिव, और अभी बताया मैंने कि पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे के अपोजिट मूव करते हैं। अब ये बात समझ लो कि पॉजिटिव चार्ज अगर होगा वो हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल जाएगा, वही करंट की डायरेक्शन होगी। करंट की डायरेक्शन क्या है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो पॉजिटिव चार्ज भी हमेशा किधर से किधर जाएगा, हायर लेवल, हायर पोटेंशियल टू। और मैंने अभी बताया कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो नेगेटिव चार्ज है उसका बिल्कुल अपोजिट करता है, वो बिल्कुल अपोजिट। तो इलेक्ट्रॉन्स किधर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल हमेशा।
तो कि पॉजिटिव को हम ये मान के चल रहे हैं वो पॉजिटिव टू वो हायर लेवल टू लोअर लेवल जा रहा है पोटेंशियल के हिसाब से। तो इलेक्ट्रॉन उसके बिल्कुल अपोजिट, वो किधर से किधर जाएंगे, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन करंट की अपोजिट होती है। करंट की डायरेक्शन, जो करंट की डायरेक्शन है वही पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन होती है, और वो हमेशा किधर से किधर होती है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन उसके बिल्कुल अपोजिट होती है, तो पॉजिटिव करंट की डायरेक्शन के। तो अगर करंट की डायरेक्शन हमें मालूम है, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन उसके अपोजिट होगी। दूसरी बात इलेक्ट्रॉन की ये भी मालूम होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन ऑलवेज मूव फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। ये बात समझ में आ गई। ये हमने कुछ बेसिक चीज़। अच्छा एक बात सुन लो, करंट के लिए जो हम वर्ड यूज़ करते हैं, करंट ऑफ द कंडक्टर नहीं कहते, करंट मूविंग पार्टिकल्स होते हैं, चार्ज पार्टिकल। तो करंट के लिए जो हम वर्ड यूज़ करते हैं, करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर या फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। क्या वर्ड यूज़ करते हैं, करंट फ्लोइंग थ्रू जिस कंडक्टर, जैसे मान लो ये कंडक्टर है, इनमें करंट है, तो वो चार्ज पार्टिकल मूव कर रहे हैं, तो वर्ड क्या यूज़ करते हैं, करंट ऑफ द कंडक्टर नहीं कहेंगे, करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर या पासिंग थ्रू द कंडक्टर, इसके थ्रू जा रहा है। ये टेक्निकल टर्म है, इसको याद रखिएगा। इसी तरह पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, पोटेंशियल के लिए हम कहते हैं एट ए पॉइंट। अगर एक ही पॉइंट है तो पोटेंशियल एट ए पॉइंट कहेंगे, और हम पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट नहीं कहते, बिटवीन में ये भी हिस्सा आ गया, ये दो पॉइंट है एक्सट्रीम। यहाँ अगर पोटेंशियल डिफरेंस कह रहे हैं तो क्या बोलते हैं हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस के साथ, अक्रॉस टू पॉइंट। क्या, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू पॉइंट। ये बात समझ में आ गई। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट नहीं कहते, वो टेक्निकली गलत है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू पॉइंट्स। आगे चल के आप वो पढ़ेंगे, रेजिस्टेंस पढ़ेंगे। रेजिस्टेंस के लिए भी हाँ, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर नहीं कहते, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कंडक्टर। तो अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू जो होती है, रेजिस्टेंस रुकावट को कहते हैं, अभी हम पढ़ेंगे आगे चल के, तो वो कम बढ़ती होती है, कभी किसी वजह से कभी किसी वजह से, वो वजह भी हम पढ़ेंगे। तो कभी रेजिस्टेंस, वही चीज़ का रेजिस्टेंस कभी ज़्यादा होगा और कभी कम होगा। किसी पर्टिकुलर कंडीशन में एक खास रेजिस्टेंस होगा, कंडीशन बदल जाएंगे, रेजिस्टेंस बदल जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर नहीं कहते, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कंडक्टर। रेजिस्टेंस ऑफर यानी रेजिस्टेंस जो है, जो वो ऑफर कर रहा है, यानी कंडक्टर जो है वो करंट को रोकना चाह रहा है, तो इसलिए बोलते हैं रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कंडक्टर। तो ये टेक्निकल टर्म्स हैं, इनको ध्यान रखिएगा डेफिनेशन में जब आप इनको यूज़ करेंगे, और ये आपको बेसिक्स याद होंगे तो आपको डेफिनेशन अब बनाने में आसानी हो जाएगी। अब आ जाए हम इसके अंदर करंट के ऊपर। करंट का मैथमेटिकल, करंट की अमाउंट जो है, स्ट्रेंथ ऑफ करंट, वो चार्ज पे डिपेंड करती है। तो जो चार्ज फ्लो कर रहा है, कितनी देर में फ्लो कर रहा है। आप 10 घंटे का चार्ज फ्लो करेंगे तो ज़्यादा होगा, 1 घंटे का फ्लो करेंगे तो वैल्यू लेंगे तो अमाउंट ऑफ चार्ज की वो कम होगी। आधे घंटे की लेंगे तो अमाउंट ऑफ चार्ज जो फ्लो कर रहा है वो और भी कम होगी। 1 मिनट की लेंगे तो और भी कम होगी। 1 साल की लेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो टाइम उसमें इंपॉर्टेंट है। हम जो चार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो कर रहा है, कितनी देर में फ्लो कर रहा है। तो डेफिनेशन पर्पस के लिए हम 1 सेकेंड का मानते हैं कि 1 सेकेंड में कितना फ्लो कर रहा है, यूनिट टाइम में। और यूनिट टाइम के 1 सेकेंड भी ले सकते हैं, 1 मिनट भी ले सकते हैं, 1 आवर भी ले सकते हैं। लेकिन एसआई यूनिट में हम टाइम को क्या किस फॉर्म में लेते हैं, सेकेंड के अंदर। 1 सेकेंड में कितना फ्लो कर रहा है। ये बात समझ में आ गई। क्योंकि अमाउंट ऑफ चार्ज पे करंट की स्ट्रेंथ डिपेंड करती है जो फ्लो कर रहा है, लेकिन साथ में टाइम भी है कि कितनी देर में फ्लो कर रहा है। अब एक जगह चार्ज फ्लो कर रहा है 200 यूनिट्स 2 घंटे में, दूसरी जगह 1000 यूनिट चार्ज फ्लो कर रहा है 1 घंटे में। तो देखने में वो ज़्यादा लग रहा है, 200 यूनिट है, लेकिन 2 घंटे में फ्लो कर रहा है। दूसरी जगह क्या नाम है, 100 यूनिट फ्लो कर रहा है, लेकिन 1 घंटे में। तो जब आप वैल्यू के निकालेंगे तो दोनों की अमाउंट सेम निकलेगी करंट की। वो 200 यूनिट था 2 घंटे में, और ये एक 100 यूनिट है कितने, 1 घंटे में। तो अमाउंट टाइम बढ़ जाएगा तो जो अमाउंट ऑफ चार्ज है वो भी बढ़ जाएगा। तो टाइम को हमेशा 1 लिखे कि 1 सेकंड में ये 1 यूनिट टाइम में कितना फ्लो कर रहा है। तो उस हिसाब से ये करंट का जो फॉर्मूला डेवलप हुआ है, इसको हम कैसे कहेंगे, हम स्ट्रेंथ ऑफ करंट, इससे स्ट्रेंथ ऑफ करंट निकलती है। वो थ्योरेटिकल डेफिनेशन थी फ्लो ऑफ चार्ज इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। इसमें चार्ज करंट के फ्लो को, एक डायरेक्शन में फ्लो को चार्ज कहते हैं। कितना चार्ज है, अमाउंट करंट कितना है, वो इस फॉर्मूले से निकलेगा। कितना करंट है वो अमाउंट ऑफ चार्ज से निकलेगा, और टाइम कितने टाइम में फ्लो कर रहा है वो इस फॉर्मूले से निकलेगा।
तो इसलिए स्ट्रेंथ ऑफ करंट जो है उसकी डेफिनेशन है अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग इन यूनिट टाइम। इसको हम यूनिट टाइम मानेंगे, बाद में जब हम यूनिट डिफाइन करेंगे तो यूनिट की वैल्यू लेंगे, यूनिट 1 सेकेंड है, 1 मिनट है, 1 आवर है। तो अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड क्या? स्ट्रेंथ ऑफ करंट। यानी इससे हमें इस करंट की स्ट्रेंथ भी पता चल रही है। अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग इन यूनिट टाइम इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, उसको कहते हैं। अच्छा, साथ में मैंने आपको पिछली दफ़ा क्लास में कराया था कि जो हम चार्ज देख रहे हैं वो कौन से हिस्से का देख रहे हैं। ये पूरा कंडक्टर है A to B मान लो, तो चार्ज एक हिस्से का देखते हैं जिस उसको हम क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम? क्रॉस सेक्शन। एक क्रॉस सेक्शन का देखते हैं जिसमें एरिया तो होता है लेकिन उसकी मोटाई नेग्लिजिबल है, मोटाई उसकी हम नहीं लेते। तो इतने एरिया से 1 सेकंड में कितना फ्लो कर रहा है? क्रॉस सेक्शन। क्यों ये क्रॉस सेक्शन क्यों ले रहे हैं? कि आप जो चार्ज ले रहा हो, चार्ज फ्लो कर रहा है, वो कितने कौन से हिस्से का ले रहा हो, है ना? पूरी बॉडी का ले रहा हो, आधी बॉडी का ले रहा हो, 1/4 बॉडी का ले रहा हो, तो उसमें अमाउंट हम कौन सा हिस्सा कंसिडर करते हैं? उसका एक हिस्सा जिसमें एरिया तो होता है उस हिस्से में। जैसे ये क्लास ये है, इसका एरिया तो है लेकिन इसमें मोटाई नेग्लिजिबल है। यानी वो जो होगा किनारे पे भी इसका जो एंड है वो भी, उसको भी क्रॉस सेक्शन कहेंगे। बीच में से काटेंगे तब भी एरिया वही होगा, ये यूनिफॉर्म थिकनेस का है। अगर यूनिफॉर्म थिकनेस का तो जो एरिया एंड का होगा वही एरिया बीच का होगा, वॉल्यूम नहीं। वॉल्यूम में मोटाई भी आ जाती है, हम सिर्फ एरिया ले रहे हैं, उसे हम क्रॉस सेक्शन कहते हैं। तो इसलिए डेफिनेशन क्या होगी? अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग इन 1 सेकेंड। ये हिस्सा पहले बोल दो क्योंकि टाइम और ये चार्ज दोनों आने चाहिए। अगर गलती से टाइम बताना भूल गए तो डेफिनेशन इनकम्प्लीट होगी। तो अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग इन 1 सेकेंड फ्रॉम ए पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन टू ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, क्योंकि करंट के लिए डायरेक्शन का आना ज़रूरी है। ये बात समझ में आ गई? अमाउंट ऑफ चार्ज, उससे पता चल गया कितना करंट है फ्लोइंग इन 1 सेकेंड। कहाँ? फ्रॉम ए पर्टिकुलर, अब कोई से भी क्रॉस सेक्शन ले लो, तो जो करंट यहाँ निकलेगा वही करंट यहाँ भी निकलेगा, वही यहाँ भी निकलेगा, तो क्रॉस सेक्शन सेम है। इसलिए जब करंट पास होता है, मान लो 1 एम्पियर करंट पास हो रहा है किसी बॉडी में से, तो 1 एम्पियर शुरू में भी होगा, बीच में भी होगा और आखिर में भी, क्योंकि अमाउंट ऑफ चार्ज जो 1 सेकंड में फ्लो कर रही है उस क्रॉस सेक्शन से वो सेम है। तो जब सेम अमाउंट फ्लो करेगी तो शुरू में भी वही करंट। ऐसा नहीं है कि शुरू में करंट कम था, बीच में ज़्यादा हो गया, फिर कम हो गया। अगर सेम कंडक्टर है तो अमाउंट ऑफ चार्ज जो होगा वो उस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से जो भी हम कंसीडर कर रहे हैं वो यहाँ भी उतना ही होगा, यहाँ भी उतना ही होगा शुरू में, और आखिर में भी उतना ही होगा, और एंड में भी उतना ही होगा जहाँ से करंट निकल रहा है, और जहाँ एंटर कर रहा है वहाँ भी उतना ही होगा। सीधी सी बात है, एक आपने पानी का पाइप लिया, पानी के पाइप को आपने नल से लगा दिया, अब उस पानी की मोटाई के हिसाब से जो उसका क्रॉस सेक्शन है, वहाँ से मान लो 10 cc पानी एक अंदर एंटर हो रहा है उस मतलब जिसे कहते हैं उस पार्ट ऑफ उस जगह से, तो बीच में क्या वो 20 cc हो जाएगा उसी क्रॉस सेक्शन में, आखिर में क्या 80 cc हो जाएगा। हाँ, 10 cc एंटर हो रहा है तो यूनिफॉर्म पाइप है, तो आप देखेंगे हर जगह पे पानी जो क्रॉस सेक्शन क्रॉस जा रहा है उस जगह से, हर सेम क्रॉस सेक्शन में वो पानी कितना जा रहा है, हर जगह से 10 cc। शुरू के हिस्से में 10 cc था, बीच में भी क्रॉस सेक्शन वही है, वहाँ भी 10 cc होगा, आगे भी। ये नहीं कि बीच में पानी बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा, सेम क्रॉस सेक्शन। तो इसलिए क्रॉस सेक्शन का जो हो गया कि अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग इन यूनिट टाइम, कहाँ पर? फ्रॉम ए पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर टू ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। यानी क्रॉस सेक्शन किसका? किसी कंडक्टर का जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो वो स्ट्रेंथ ऑफ करंट कहलाती है। अब स्ट्रेंथ ऑफ करंट से हमने आपको डेफिनेशन दी थी 1 एम्पियर की। जब हमने 1 एम्पियर की डेफिनेशन दी थी तो हमने कहा था फॉर्मूले के हिसाब से आप 1 बनाना है, तो फॉर्मूले में 1 बनाने के लिए ऊपर 1 आना चाहिए, नीचे भी 1, तो 1/1 हो जाएगा। आसानी के लिए वैसे 5/5 भी 1 होता है, 10/10 भी 1 होता है, लेकिन आसानी के लिए डिनोमिनेटर जो होता है हमेशा 1 रखते हैं और न्यूमरेटर की वैल्यू यहाँ के हिसाब से लिखते हैं जो हमें चाहिए। अगर 1 चाहिए तो यहाँ 1 लिखेंगे, 2 चाहिए तो यहाँ 2/1, अगर 5 चाहिए तो क्या लिखेंगे 5। 1 क्या 1 क्या ये क्या है, ऊपर का हिस्सा क्या है चार्ज, तो 1 कूलम, और नीचे क्या आएगा, क्यों कूलम ऐसा यूनिट है चार्ज का, तो नीचे भी ऐसा यूनिट आएगा।
तो टाइम का ऐसा यूनिट क्या है? सेकेंड। तो 1 एम्पियर की क्या डेफिनेशन हो जाएगी? और मैंने आपको एक बात बताई थी कि जनरली जो यूनिट डिफाइन करते हैं उसमें 2 वर्ड यूज होते हैं, इफ और देन। इफ से शुरू करते हैं और देन पे आसानी हो जाती है याद करने में। इफ 1 कूलम चार्ज, बाकी कंडीशन वही जो है, करंट की बात कर रहे हैं, फ्लोज इन 1 सेकेंड, ये पहले बोल दिया सारा ताकि बाद में भूले नहीं। इफ 1 कूलम चार्ज फ्लोज इन 1 सेकेंड, कहाँ पर? फ्रॉम ए पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर to a particular direction, then the strength of current flowing through the conductor, strength of current of the conductor नहीं, strength of current flowing through the conductor will be 1 ampere। आगे बात समझ में? आपको डिफाइन करना है 5 एम्पियर, तो क्या हो, इधर भी फॉर्मूले के अंदर आप 5 बनाइए, तो ऊपर क्या होना चाहिए आसानी के लिए? वैसे तो 5 आप 25/5 ही करेंगे तब भी 5 आएगा। ऊपर आप 5 रखो और नीचे 1, ऊपर 5 क्या कूलम और नीचे 1। अब इसको वर्ड्स में बोल दो, 5 एम्पियर की डेफिनेशन आ जाएगी। क्या है 5 एम्पियर? इफ कितना? 5 कूलम चार्ज फ्लोज इन 1 सेकेंड, 5 सेकेंड नहीं, तो 5 करके फिर 1 आ जाएगा। ये 5 कूलम चार्ज फ्लोज इन 1 सेकेंड, आगे की पूरी करंट की जो रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे। अमाउंट इफ 5 कूलम चार्ज फ्लोज इन 1 सेकेंड फ्रॉम ए पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर टू ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, देन द, अब देन पे खत्म करेंगे, देन द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, स्ट्रेंथ ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, क्योंकि करंट के लिए वर्ड फ्लो आता है। द स्ट्रेंथ ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर विल बी ऑफ नहीं आएगा, विल बी 5 एम्पियर। अब आपको 10 एम्पियर डिफाइन करना है तो कैसे डिफाइन करेंगे? 10/1, तो क्या हो जाएगी डेफिनेशन? इफ 10 कूलम चार्ज फ्लोज इन 1 सेकेंड फ्रॉम ए पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर टू ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, है ना, देन करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर विल बी 10 एम्पियर। यानी उस करंट में, उस कंडक्टर में जो करंट होगा वो 10 एम्पियर होगा। पॉइंट समझ में आ गया आपके? ये डेफिनेशन समझ में आ गई। करंट की थ्योरेटिकल डेफिनेशन है फ्लो ऑफ चार्ज इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो करंट वर्ड आते भी हैं डायरेक्शन के साथ हो, जब भी वर्ड करंट यूज करते हैं। ये बात क्लियर हो गई। उसके बाद हमने स्ट्रेंथ ऑफ करंट की डेफिनेशन दे दी। अब आ गया पोटेंशियल एट ए पॉइंट। ये जस्ट आई विल टेक फ्यू मिनट्स टू रिपीट इट, ये ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ। पोटेंशियल बेसिकली एनर्जी को इंडिकेट करते हैं। एनर्जी से मतलब मैंने आपको 2 बातें बताई थी। एनर्जी किसी चीज़ में आती है या उसमें कम होती है वर्क डन से। वर्क जब होता है तो एनर्जी या तो आती है जाती है। कैसे? अगर उस पर वर्क हो रहा है, उस चीज़ के ऊपर वर्क हो रहा है, उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। और अगर वो चीज़ खुद वर्क कर रही है तो जितना वर्क करेगी उतनी एनर्जी कम हो जाएगी। ये सीधा सा है कि आप जब काम कर रहे होते हो, कहीं पत्थर उठा के रख रहा हो या टेबल उठा के रख रहा हो या कुछ और काम कर रहा हो, थोड़ी देर बाद आप थक जाते हो। जनरल फिजिकल उसमें हमारी लाइफ के अंदर, भाई अब मेरे अंदर, आप क्या कहते हैं कि भाई अब मेरे अंदर एनर्जी नहीं, क्योंकि आपने काम किया था वो एनर्जी। पढ़ते हैं तो हमारी आंखें यूज़ हो रही हैं, मूव कर रही हैं, ऊपर नीचे हो रही हैं, मसल्स और हमारी जो अंदर की वो मूव करती हैं। तो जब वो काम जब मूव करेंगी तो, और वर्क कब होता है? जब कोई चीज़ मूव करे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए फोर्स। जब कोई चीज़ 9th में पढ़ा था, जब कोई चीज़ मूव करती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स, हम कहते हैं ये वर्क कर रही है। 9th में पढ़ा था, क्या था वर्क का फॉर्मूला? फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। अंडर द फोर्स के अंडर जब कोई चीज़ मूव करती है, डिस्प्लेसमेंट मूव करती है, हम कहते हैं इसने वर्क किया है। जो वर्क होता है, अब समझ लो, एक होता है वर्क बाय द बॉडी और एक होता है वर्क ऑन द बॉडी। अब ये रूल है, बाय द बॉडी वर्क करेंगे, यानी बॉडी खुद काम कर रही है तो उसका मतलब वो अपनी एनर्जी यूज़ कर रही है। और जब उसकी अपनी एनर्जी यूज़ करेगी तो उसके अंदर की एनर्जी उतनी नहीं रहेगी, काम करने के बाद क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। वर्क डन ऑन द बॉडी का मतलब होता है कि बॉडी पे बाहर से काम हो रहा है, तो जितना एनर्जी कम किसकी होगी? जो काम कर रहा है। लेकिन जिस पे काम हो रहा है उसकी एनर्जी कम नहीं होगी। जिस पे काम होगा उस पर जितना काम होगा उसमें एनर्जी उतनी उसकी बढ़ जाएगी। समझ में आया? इसका सीधी सी एग्जाम्पल है, आपके पास पर्स है, पर्स में से आप पैसे निकाल के खर्च करेंगे तो पर्स के पैसे कम हो जाएंगे। ये तो है नहीं, वो ही रहेंगे। हमने कुछ रुपए डाल रखे हैं, 5,000, 4,000, 2,000, 200, आप उसमें से 10-10 रुपये, 5-5 रुपये निकाल के खर्च करना है तो उसमें पैसे क्या हो जाएंगे? पर्स में कम, क्योंकि उसमें से खर्च हो रहा है।
और अगर आप पर्स में डालेंगे पैसे बाहर से, मम्मी ने दिए, पापा ने दिए, अंक है ना, वो आपने पर्स में डाल दिए, तो पर्स की जो अमाउंट है पैसों की कम हो जाएगी, क्या होगी? तो बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है वर्क डन। जब वर्क डन चीज पे हो रहा है तो उसका मतलब उसमें अमाउंट जा रही है, एनर्जी बढ़ रही है। ये बात समझ में आए? और जब उस वो वर्क डन वो खुद कर रही है, इसका मतलब उसमें से एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है। जैसे पर्स में से पैसे निकल रहे हैं तो वो पैसे कम हो जाएंगे। ये बात समझ में आ गई? तो वर्क डन जब, अच्छा अब होता है क्या है, ध्यान से सुन लीजिए, जब उसमें काम, वो जो एनर्जी चीज के अंदर जाती है, तो स्टोर्ड एनर्जी को हमने 9th में पढ़ा था, उसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। किसी भी फॉर्म की स्टोर्ड एनर्जी वो पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। आपका कोयला है, उसको आप जलाते हैं तो हीट एनर्जी निकलती है, तो हीट उसमें से निकल रही हीट एनर्जी, इसका मतलब उसमें एनर्जी थी जब तो बाहर निकली है। वो एनर्जी उसमें कब आई थी? वो एनर्जी उसमें केमिकल्स की फॉर्म में ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन उसमें जमा हो गई थी। वो भी कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल। यानी लकड़ी, कोयला जब जलाते हैं उसमें से हीट निकलती है, तो उसमें वो जो एनर्जी, स्टोर्ड एनर्जी किसी फॉर्म में भी हो, उसे पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। समझ में आ गई? ये है, ये ऊपर जाएगा, हम लेके जाएंगे, अपने आप तो ऊपर नहीं जा सकता। और जो कि इस पर वर्क डन ऑन द पेन हो रहा है, तो इसका मतलब है ये किस तरह से आ गया? वर्क डन ऑन द पेन का मतलब है जैसे पर्स में पैसे डालना है, इसका मतलब है इसकी एनर्जी क्या होगी, ऊपर लेके जाएंगे तो बढ़ेगी। तो वो बढ़ के कहाँ जाएगी? वो इसमें जमा हो जाएगी। तो ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। और हमने 9th में पढ़ा था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जो हाइट के ऊपर डिपेंड करती है। पोटेंशियल एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन पे भी डिपेंड करती है। आप स्प्रिंग को लेके मोड़ दें, छोड़ देंगे तो वापस आ जाएगा। जब छोड़ेंगे तो वो वापस अपने आप मूव कर रहा है, इसका मतलब उस मोड़ने से, उसके अंदर स्पिन करने से, उसको क्या नाम है, रोटेट करने से उसमें एनर्जी आ गई थी। आपने वर्क किया था, वो वर्क उसमें स्प्रिंग के ऊपर किया था इस तरह से, तो उसमें एनर्जी जमा हो गई थी। अब वो कौन सी एनर्जी थी? पोटेंशियल। आपने जो ही छोड़ा वो घूमने लगा। भाई घूम रहे तो इसका मतलब वर्क कर रहा है, वर्क कर रहे तो उसकी एनर्जी बढ़ेगी घटेगी? तो वो एनर्जी उसमें आई थी, उस एनर्जी से वो घूम रहा है, वापस अपनी जगह आ जाएगा। तो किसी भी फॉर्म की स्टोर्ड एनर्जी जो होती है वो पोटेंशियल। अब हमने ये एज्यूम करा भी चार्ज जो है वो किसी पॉइंट का हम पोटेंशियल, यहाँ पे जो है चार्ज कहीं से आया है, अपने आप नहीं आया, कहीं से लाया गया, ये एज्यूम करा गया है, दिस इज एजम्पशन। तो चार्ज कहीं से आया तो इसका मतलब है कि उसमें जो एनर्जी आई है, क्योंकि चार्ज कहीं से लाए, खुद नहीं आया, तो इसका मतलब है उसमें क्या, क्योंकि पुरानी डेफिनेशन में पॉजिटिव चार्ज मानते थे हम, कि पॉजिटिव चार्ज को लेके डेफिनेशन देते थे। अब पॉजिटिव नेगेटिव ख़त्म, क्योंकि अमाउंट तो वही रहेगी। पॉजिटिव अगर एनर्जी घट रही है तो नेगेटिव में एनर्जी बढ़ेगी। अब बिल्कुल अपोजिट होता है। नेगेटिव, अगर पॉजिटिव चार्ज की एनर्जी घट रही है 2 पॉइंट के बीच में, तो नेगेटिव चार्ज की एनर्जी उन्हीं 2 पॉइंट के बीच में बिल्कुल अपोजिट। खैर, कम टू दिस पॉइंट। तो यहाँ चार्ज है, तो इसका मतलब है वो चार्ज कहीं से आया है, तो इसका उसमें एनर्जी आ गई। उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल ऑफ द गिवन पॉइंट। पोटेंशियल एनर्जी उसमें आ गई। डेफिनेशन हम इससे डिफाइन करेंगे, क्या नाम है, इस फॉर्मूले से, वर्क डन अपॉन चार्ज से। तो कितनी एनर्जी उसमें है? जितना वर्क हुआ है। जैसे आपके पास पर्स है, आप उस पर्स में कितनी अमाउंट बढ़ी है? जितना आपने उसमें पैसे डाले। 100 रुपये डाले तो 100 रुपये तो बढ़ेंगे, 200 थोड़ी बढ़ जाएंगे। 100 रुपये डालें तो 50 तो नहीं बढ़ेंगे ना, कितने बढ़ेंगे? तो जितना वर्क हुआ है वो उस चार्ज के अंदर एनर्जी की फॉर्म में जमा हो रहा है। पॉजिटिव चार्ज को मैं एज्यूम कर रहा है। पहले जो डेफिनेशन दी गई थी पॉजिटिव चार्ज को बेस बना के दी गई थी कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ कहीं से आया है, और वो जब आया है तो उसको यहाँ लाने में वर्क हुआ है। तो जब वहाँ वर्क हुआ है तो वो उसमें एनर्जी आ गई, क्योंकि जब भी वर्क किसी चीज़ पे होता है उसमें एनर्जी आती है। उस एनर्जी को हमने किससे रिलेट करा? पोटेंशियल से, कि भाई जो स्टोर्ड एनर्जी होती है पोटेंशियल होती है। यहाँ पे उसे कहा पोटेंशियल। तो कैसे डिफाइन करेंगे? मैं आपको बता रहा हूँ, इस फॉर्मूले से डिफाइन करेंगे, क्योंकि वैल्यू ऑफ पोटेंशियल, जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो यहाँ से निकलेगी। वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन बाई यूनिट चार्ज, अमाउंट वर्क डन बाई यूनिट चार्ज। जैसे यहाँ पे हमने डिफाइन करा था अमाउंट ऑफ चार्ज, जहाँ पे हम नंबर नहीं बताया था कितना अमाउंट ऑफ चार्ज, इसको हमने 1 कर दिया था। अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग इन 1 सेकेंड यूनिट टाइम,
अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग इन, तो यहाँ पे ये हुआ कि एक यूनिट चार्ज में कितना वर्क हुआ वही उसी पॉइंट का पोटेंशियल होगा पॉजिटिव चार्ज को। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय यूनिट चार्ज, पहले डेफिनेशन में पॉजिटिव चार्ज कहते थे, अब नेगेटिव पॉजिटिव खत्म, क्योंकि अगर चार्ज कहीं से आया है और पॉजिटिव चार्ज अगर आया है, मान लो उसकी एनर्जी बढ़ी है, तो अगर उसी जगह पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो उसकी एनर्जी घट जाएगी, और पॉजिटिव चार्ज की एनर्जी घटी है तो नेगेटिव चार्ज की एनर्जी, तो अब वो चक्कर खत्म। लेकिन पुरानी डेफिनेशन थी अमाउंट ऑफ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, है ना, विच वर्क डन बाय द, सॉरी, क्योंकि एनर्जी वर्क डन की शक्ल में आ रही है, वर्क डन से एनर्जी आ रही है, तो वर्क डन बाय यूनिट चार्ज, वर्क डन बाय यूनिट, पहले क्या कहते थे, वर्क डन बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज, व्हेन इट मूव्स फ्रॉम इंफिनिटी टू द गिवन पॉइंट। कहाँ से चार्ज आ रहा है? इंफिनिटी से, कहीं बाहर से आया वो पॉइंट, हमने उसको इंफिनिटी मान के चलना है। यहाँ पे अपने आप नहीं आया, कहीं बाहर से, और जहाँ से चार्ज आ रहा है उसमें क्या मान रहा है? इंफिनिटी। तो पहली डेफिनेशन थी वह पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज वर्क डन ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज व्हेन इट इज ब्रॉट फ्रॉम इंफिनिटी टू द गिवन पॉइंट। यानी इस पॉइंट की बात कर रहे हैं हम, इस पॉइंट को लेंगे, बी पॉइंट को, तो हो जाएगा वर्क डन बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज व्हेन इट इज ब्रॉट फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट, यहाँ पे गिवन पॉइंट ये हो जाएगा। तो यहाँ लाने में जितना वर्क हुआ वो यहाँ का पोटेंशियल होगा, और यहाँ लाने में जितना वर्क हुआ है वो यहाँ का पोटेंशियल होगा। तो डेफिनेशन पहले क्या थी? वर्क डन बाय यूनिट पॉजिटिव ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज व्हेन इट इज ब्रॉट फ्रॉम इन्फिनिटी टू द गिवन पॉइंट। अब पॉजिटिव नेगेटिव का चक्कर खत्म। अब क्या डेफिनेशन देते हैं? वर्क डन ऑन यूनिट चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव खत्म। तो अगर पॉजिटिव चार्ज के और नेगेटिव चार्ज में अमाउंट वही रहती है, फर्क ये पड़ता है एक केस में एनर्जी बढ़ी है तो दूसरे केस में एनर्जी अपोजिट होगा उसके, यानी कि क्या हो जाएगी? कम। तो वर्क डन ऑन यूनिट चार्ज on unit charge when it is brought from infinity to the given point, when it moves from infinity to given point, वो उसको पॉइंट को क्या कहलाता है? एक यूनिट चार्ज पे जो वर्क हुआ है वो उसका पोटेंशियल कहलाता है। वर्क डन इन्वॉल्व कह देंगे, तो वर्क डन वर्क डन ऑन द चार्ज भी हो सकता है, वर्क डन बाय द चार्ज भी हो सकता है ना। वर्क डन ऑन द चार्जेस का मतलब है चार्ज को हमने मूव करा है, और वर्क डन बाय द चार्ज का मतलब क्या हुआ कि चार्ज खुद मूव कर रहा है। तो हमने इसके लिए वर्क डन इन्वॉल्व कह दिया। वर्क डन इन्वॉल्व कहते ज़्यादा बेटर है। वर्क डन किस पे? ऑन यूनिट चार्ज, है ना, व्हेन इट मूव्स और मूव्ड, फिर दोनों बातें बोलनी पड़ेंगी, मूव्स और मूव्ड। कहाँ से कहाँ? इंफिनिटी टू द गिवन पॉइंट। then it is known as, then this work done is known as क्या? Potential of that given point, potential of the given point। अब वो पॉइंट ए है तो ए का पोटेंशियल, और बी है तो वर्क डन की जगह हम दूसरा वर्ड भी यूज कर सकते हैं, एनर्जी इन्वॉल्व when a unit charge is moved or moves or moved from infinity to the given point। इन्फिनिटी से एक पॉइंट के पोटेंशियल निकालने के लिए चार्ज कहीं से आया है, तो वो जो चार्ज आया है उस पॉइंट पे हम ये एज्यूम कर रहे हैं वो पॉइंट कहाँ पे था? इन्फिनिटी पे था। ये मैंने डेफिनेशन दी थी। अब होता क्या है, मान लो ये पॉइंट जो है हाइट के हिसाब से हम चले, मान लो ये पॉइंट जो है ये 80 फीट की हाइट पर है ना, और ये जो ग्राउंड से है ये मान लो 30 फीट की हाइट पर है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट ज़मीन से 30 फीट की हाइट पे था, यहाँ पे रखा है तो 30 फीट की हाइट पर है, वो यहाँ से निकल के यहाँ आ जाएगा तो कितनी हाइट उसने गेन करी? 50। और अगर दूसरा कोई ऑब्जेक्ट था, वो ये मान लो ये ऑब्जेक्ट ए था, है ना, वो यहाँ पे आ गया, ऑब्जेक्ट बी था वो यहाँ से यहाँ आ गया, वो उस पॉइंट से ऊपर वाले पॉइंट से नीचे वाले पॉइंट पे आ गया, वो कितनी हाइट इन्वॉल्व कर रहा है? वहाँ भी 50 होगी, क्योंकि पॉइंट सेम है। तो नीचे से ऊपर जाओ, फर्क ही होगा, नीचे से ऊपर जाएंगे तो हाइट गेन होगी, ऊपर से नीचे आएंगे तो हाइट लूज होगी। तो दो पॉइंट के बीच में जब चार्ज मूव करेगा तो एक चार्ज हायर पोटेंशियल पर है, दूसरा चार्ज वो बिल्कुल हाइट की तरह है। एक हाइट 80 फीट पर है, दूसरा 30 फीट पर है। जब इनके बीच में कोई मूव करेगा तो हाइट इन्वॉल्व कितनी होगी? ऊपर जाने में, ऊपर से नीचे आने में 50 फीट की। तो सेम वे में एक 80 वोल्ट पर है
और दूसरा 30 वोल्ट पर है। तो ए से बी पे जाने में जो वोल्टेज इन्वॉल्व है कितनी है, वो हाइट की तरह है। जैसे 80 से 30 पे आने में 50 फीट हाइट कम हुई और 30 से 80 जाने में 50 फीट हाइट। तो यहाँ क्या होगा कि ये हम मान के चलते हैं कि पॉजिटिव चार्ज हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल अपने आप मूव करता है। तो अगर पॉजिटिव चार्ज हायर पोटेंशियल 80 पे था, यहाँ से मूव उसको हम दोनों पॉइंट को कनेक्ट कर देंगे तो पॉजिटिव चार्ज 80 से 30 पे जाएगा, क्योंकि रूल है कि पॉजिटिव ऑलवेज मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू। तो कितना वर्क डन होगा, कितना पोटेंशियल इन्वॉल्व होगा कम होने में, 30 वोल्ट 50 वोल्ट पोटेंशियल कम हो गया। लेकिन इसके अपोजिट अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो वो हायर टू लोअर नहीं जाता। नेगेटिव चार्ज ऑलवेज मूव फ्रॉम, बिल्कुल रूल है, पॉजिटिव ऑलवेज मूव फ्रॉम हायर टू लोअर और नेगेटिव ऑलवेज मूव फ्रॉम लोअर टू हायर। अगर नेगेटिव चार्ज को आप यहां से लाएंगे 30 से तो कितना वर्क डन, कितने वोल्टेज इन्वॉल्व होगी, 50 होगी। यानी फर्क ये कि पॉजिटिव हायर टू लोअर जाएगा, 50 वोल्ट एनर्जी इन्वॉल्व होगी, और नेगेटिव कहाँ से कहाँ जाएगा, यूनिट चार्ज की बात कर रहे हैं। पॉजिटिव यूनिट पॉजिटिव चार्ज है वो हायर टू लोअर जाएगा, यूनिट नेगेटिव चार्ज है तो वो लोअर टू हायर जाएगा। एनर्जी इन्वॉल्व कितनी होगी दोनों केस में, वो भी 50 होगी। फर्क सिर्फ ये है कि एक ऊपर से नीचे जा रहा है हायर वोल्टेज टू लोअर वोल्टेज और दूसरा लोअर टू। तो जब हम इसको डिफाइन करेंगे इसी फॉर्मूले से तो क्या हो जाएगा, द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय यूनिट चार्ज when it moves or moved from across 2 point, amount of work done by unit charge when it moves or move। फर्क दोनों में समझ में आ रहा है, moves का मतलब खुद मूव कर रहा है, मूव का मतलब दूसरे ने मूव करा है। तो when work done, amount of work done when it moves or moves from across 2 point, जितने पॉइंट के बीच में जितना वर्क होगा उतने वर्क के हिसाब से एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी या तो बढ़ जाएगी या घट जाएगी, जितना उनके बीच में डिफरेंस है। अगर ये डिफरेंस 200 होगा तो 200 वोल्ट एनर्जी या तो बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी। ये बात समझ में आया। तो इसको कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय यूनिट चार्ज व्हेन इट मूव्स और मूव्ड फ्रॉम अक्रॉस 2 पॉइंट, देन दिस वर्क डन इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 पॉइंट। इन्फिनिटी से जब बोला था, फिर दोबारा बोल लो इन्फिनिटी वाले पोटेंशियल, द वर्क डन, amount of work done by unit charge when it moves or moves from infinity to given point, then this work done is known as potential at the given point। अब वही दोनों पॉइंट सामने, बीच दो पॉइंट के बीच में, the amount of work done by unit charge when it is moved or moved across 2 point, then this work done is known as potential। पहले यूनिट से लाया तो पोटेंशियल एट ए पॉइंट कहा था, अब हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 पॉइंट। अच्छा, वर्क डन की जगह हम एनर्जी भी कह सकते हैं। एनर्जी इन्वॉल्व बढ़ भी है, अगर पॉजिटिव है तो ऊपर से पोटेंशियल हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल आएगा। पॉजिटिव चार्ज को हम कंसीडर करें तो उसकी कम हो जाएगी एनर्जी, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, और नेगेटिव चार्ज को कंसीडर करें तो वो मूव किधर से किधर करेगा, वो हायर टू लोअर कभी मूव नहीं करता, वो इधर मूव करेगा लोअर टू हायर, तो वो एनर्जी बढ़ जाएगी। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी इन्वॉल्व व्हेन ए यूनिट चार्ज मूव्स, क्या नाम है, मूव अक्रॉस 2 पॉइंट बोल दो, मूव अक्रॉस 2 पॉइंट फ्रॉम लोअर टू हायर, हायर टू लोअर हम बोल ही नहीं रहे। द अमाउंट ऑफ एनर्जी इन्वॉल्व व्हेन यूनिट चार्ज मूव्स अक्रॉस 2 पॉइंट, देन दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नोन एज पोटेंशियल। वहां था दिस अमाउंट ऑफ वर्क डन इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 पॉइंट, और एनर्जी के केस में कहेंगे तो दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 2 गिवन पॉइंट। ये बात समझ में आ गई। अब हमें डिफाइन करना है 1 वोल्ट और 5 वोल्ट और 10 वोल्ट जितना भी है। 200 वोल्ट हमारी जो मेन से वो 220 वोल्ट होती है। अब हमसे कहें जी 220 वोल्ट को कैसे डिफाइन करोगे, तो इसी फॉर्मूले से डिफाइन होगा। समझ में आया क्या फॉर्मूला है पोटेंशियल का, यानी पोटेंशियल को हम V से लिखते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को भी V से लिखते हैं। यूनिट दोनों का, सिंबल दोनों का सेम है। क्या है यहाँ पे, वर्क डन अपॉन चार्ज या एनर्जी अपॉन चार्ज।
ये बात समझ में आ गई। हमें डिफाइन करना है 1 वोल्ट, तो 1 लाने के लिए दोनों तरफ 1 करना पड़ेगा। क्या होगा बताओ? 1 जूल अपॉन 1 कूलम। ये भी 1, ये भी 1। हमें डिफाइन करना है 5 वोल्ट, तो क्या करना पड़ेगा हमें? ऊपर 5 और नीचे 1, नीचे 1, 5.1 5 आ जाएगा 1 कूलम। हमें डिफाइन करना है 220 वोल्ट, तो क्या हो जाएगा? 220 जूल अपॉन 1 कूलम। अब इसको पहले डिफाइन करते हैं। वही रूल है, जनरली यूनिट डिफाइन करें तो ये आसान हो जाता है। इफ और देन करके हम बोलें इफ 1 जूल वर्क इज डन बाय यूनिट 1 कूलम चार्ज। यूनिट नहीं बोलेंगे यहाँ पे, डेफिनेशन में यूनिट कहा था, लेकिन यहाँ पे हम क्योंकि यूनिट को ही डिफाइन कर रहे हैं तो अब यूनिट्स का मतलब है कितनी वैल्यू, कूलम चार्ज कितना, उसकी वैल्यू भी बतानी पड़ेगी। इफ 1 जूल वर्क इज डन बाय 1 कूलम ऑफ चार्ज। अब जरा आगे समझ लो। When it is moved or moves from infinity to the given point, from, आप देखो आपने पोटेंशियल की डेफिनेशन को यूज करा है, then this work done is known as potential at the given point. This work done is known as, और अगर आप कहें if 1 joule work is done by 1 coulomb charge, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं बोल रहा है। When it moves or moved from moves or move across 2 points, across वो 2 पॉइंट सामने आ गए, तो पॉइंट के बीच में जो दिस अमाउंट ऑफ वर्क डन जो बीच में हुआ 2 पॉइंट के विल ऑलवेज कितना होगा? विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1 वोल्ट अक्रॉस 2 पॉइंट। देन दिस वर्क डन विल बी कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 पॉइंट। देन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 पॉइंट विल बी 1 वोल्ट। सॉरी, पहले हमने क्या, देन द पोटेंशियल ऑफ द गिवन पॉइंट इज 1 वोल्ट। इस केस में क्या कहेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 2 पॉइंट इज 1 वोल्ट। इससे और क्लियर हो जाएगा। हम ये ले रहे हैं 5 वोल्ट। इफ 5 जूल वर्क इज डन बाय 1 कूलम चार्ज when it moves or moved from infinity to the given point, then potential at that given point will be 5 volt. अब हम ये कहें 5 joule work is done by 1 coulomb charge when it moves or moved across 2 point, then this work done is known as potential difference across 2 point. potential difference दोनों पॉइंट का 5 वोल्ट होगा। अब आपसे कहा 220 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है, तो आप कैसे डिफाइन करेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस कह रहा है वो, तो पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन को सामने रखेंगे। तो व्हेन हाउ मच वर्क इज डन? 220 जूल वर्क इज डन बाय 1 कूलम चार्ज व्हेन इट मूव्स across the 2 given point, then this work done is known as potential difference across the 2 point. ये दोनों पॉइंट का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 220 होगा। अच्छा, वर्क डन की जगह क्या वर्ड यूज कर सकते हैं? एनर्जी। यानी इफ 220 जूल एनर्जी इज इन्वॉल्व बाय 1 कूलम चार्ज, है ना, when it moves or moved across 2 point, then this amount of energy is known as potential difference across 2 point. अगर इंफिनिटी से कहा है आपने तो हो जाएगा पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, और अगर अक्रॉस कह रहा है द अमाउंट ऑफ एनर्जी अक्रॉस 2 पॉइंट तो हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 पॉइंट। ये समझ में आ गई बात? हाँ या नहीं आई समझ में? आप चाहें तो ये नोट कर लें अपने पास दोनों डेफिनेशन, 1 वोल्ट और 5 वोल्ट। 1 वोल्ट एट ए पॉइंट, 5 वोल्ट एट ए पॉइंट, इसको अलग से डिफाइन करो। 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, 5 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, ये अलग ढंग से डिफाइन करो। फर्क है 1 वोल्ट एट ए पॉइंट जब हम कहेंगे, 5 वोल्ट एट ए पॉइंट कहेंगे, 10 वोल्ट एट ए पॉइंट कहेंगे, इसका मतलब है हम चार्ज कहाँ से ला रहे हैं? इन्फिनिटी से उस पॉइंट पे आ रहा है। तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो उतनी होगी जितना हम डिफाइन कर रहे हैं। अगर 10 वोल्ट है तो 10 जूल एनर्जी इन्वॉल्व है। ये बात समझ में आ गई? और हम क्या 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, इसका मतलब है जो चार्ज मूव कर रहा है वो कहाँ मूव कर रहा है? इन्फिनिटी से नहीं आ रहा वो चार्ज, वो 2 पॉइंट के बीच में मूव कर रहा है। तो जितनी एनर्जी इन्वॉल्व होगी वो पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। इन्फिनिटी से लाएं तो पोटेंशियल कहलाएगा उसी एनर्जी को, और अगर 2 पॉइंट के बीच में मूव कर रहा है तो जो एनर्जी इन्वॉल्व होगी उसे पोटेंशियल नहीं कह के क्या बोलेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 पॉइंट। क्लियर हो गई बात? आप ये डेफिनेशन एक एक सब टाइप की लिख रहे हैं। 1 वोल्ट एट ए पॉइंट,
1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, 5 वोल्ट एट ए पॉइंट एंड 5 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 पॉइंट। फिर क्या नाम है 220 वोल्ट एट ए पॉइंट एंड 220 पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस के फार्मूले से डेफिनेशन वोल्ट की और ये सब समझ में आ गई। अब हम आगे बढ़ना है, 1 वोल्ट और 5 वोल्ट ये सब समझ में आ गया। 1 वोल्ट एट ए पॉइंट, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, 5 वोल्ट एट ए पॉइंट, 5 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। इनमें डेफिनेशन में थोड़ा सा लैंग्वेज का फ़र्क है। और उसको आसानी के लिए जब हम वोल्ट एट ए पॉइंट बोल रहे हैं तो हम चार्ज कहाँ से ला रहे हैं, इन्फिनिटी से ला रहे हैं उस पॉइंट पे, और हम पोटेंशियल डिफरेंस बोल रहे हैं तो इसका मतलब है चार्ज मूव कर रहा है उन 2 पॉइंट्स के अक्रॉस 2 गिवन पॉइंट्स। उतनी एनर्जी मतलब उतना वर्क डन हो रहा है, इसलिए उतनी एनर्जी या तो बढ़ रही है। अब बढ़ रही है घटने का दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है अक्रॉस 2 पॉइंट तो उतनी एनर्जी घटेगी, और नेगेटिव चार्ज मूव करेगा क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज हमेशा हायर टू लोअर जाते हैं तो उतना कम हो जाएगा, और नेगेटिव चार्ज उसी बीच में हमेशा लोअर टू हायर जाता है। जितना वो हायर जाएगा उतना अमाउंट बढ़ जाएगा। ये पॉइंट क्लियर हो गया नहीं हो गया? अब आ जाइए कंडीशन फ्लोइंग टू द करंट। करंट की फ्लो ऑन कर दिया। कंडीशन मतलब करंट फ्लो करने की क्या कंडीशन है? जो मेन कंडीशन है करंट फ्लो करने की, सबसे पहले चार्ज को मूव करने के लिए फ्री होना चाहिए। आप सॉलिड अमोनियम कोई कॉमन सॉल्ट ले लें या सॉलिड मेटेलिक कंपाउंड ले लें, उसमें करंट फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि उनकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है उनको इतने स्ट्रांगली बाइंड रखती है कि चार्ज जो उसके अंदर आयन्स हैं वो मूव नहीं कर सकते। आप कोई नॉन मेटल ले लें, सल्फर ग्रेफाइट को छोड़ के, या फास्फोरस, उसमें करंट फ्लो नहीं करता। क्यों नहीं करता? इलेक्ट्रॉन तो है वहाँ पे, कि उसमें इलेक्ट्रॉन थे लेकिन फ्री नहीं है। फ्री का मतलब है कि वो कैन मूव कर सकें फ्रॉम वन ऑर्बिट अपने आउटर मोस्ट शेल से दूसरे एटम के आउटर मोस्ट शेल में। मेटल्स में होता है ऐसा कि मेटल्स के जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन है वो मूव करते हैं इजीली फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल ऑफ द गिवन एटम टू द आउटर मोस्ट शेल ऑफ अनदर एटम, अपने आप मूव करते हैं, और ये कॉन्टिन्यूस ये मोशन चलता है। और एक एटम में से जितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं उसी टाइम पे उतने इलेक्ट्रॉन वहाँ जाते हैं, इसलिए एटम हमेशा न्यूट्रल रहता है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन गए तो 2 वहीं पर ही उसी टाइम पे आ गए। तो मतलब मान लो टोटल मान लो 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन थे, वो न्यूट्रल था। अब 10 में से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, उसी टाइम पे 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो 10 प्रोटॉन 10 न्यूट्रॉन ही रहेंगे, यानी हमेशा एटम क्या रहेगा? न्यूट्रल ही रहेगा। तो मेटल्स के केस में इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं। फ्री मतलब बिकॉज दे आर एबल टू मूव फ्रॉम वन आउटर मोस्ट शेल ऑफ वन एटम टू आउटर मोस्ट शेल ऑफ अनदर एटम। ये प्रोसेस उनका कंटिन्यू रहता है। आप कुछ करेंगे अपने आप को, बट नॉर्मल कंडीशन में जब करंट नहीं होता वो मूव कर रहा है एट रैंडम। कोई किस डायरेक्शन में जा रहा है, कोई किसी और डायरेक्शन में जा रहा है, कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं, इसलिए इसको हम करंट नहीं कह सकते, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट मूविंग इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस। जैसे पानी में कोई भी लिक्विड है, कंटेनर में आपने लिक्विड लिया, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हमेशा मोशन में होते हैं, लेकिन उसे हम क्या नाम है, करंट नहीं बोलेंगे। क्यों? वो जो मॉलिक्यूल है लिक्विड के, वो कोई लेफ्ट पे जा रहा है, कोई राइट पे जा रहा है, कोई ऊपर जा रहा है, कोई नीचे जा रहा है, कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है, इसलिए हम उसको करंट नहीं कहेंगे। करंट कब बोलते हैं? जब वही मोस्ट मेजॉरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल या पार्टिकल्स स्टार्ट मूविंग इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। आम हालात में जो कंडक्टर्स होते हैं उनमें फ्री चार्ज होता है, लेकिन उसको हम करंट इसलिए नहीं कहते कि उनकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। तो पहली चीज, देयर शुड बी फ्री चार्ज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन या इन द फॉर्म ऑफ आयन, क्योंकि मूव तो जब भी करेंगे जब वो फ्री होंगे। अगर उन पर फोर्स लग रही है इसका मतलब मूव नहीं कर सकते, जब मूव नहीं कर सकते तो वो फ्री। हाँ, जैसे स्कूल के अंदर जब ब्रेक होती है तो स्टूडेंट क्लास से आ जाते हैं, फ्री हैं, कोई कैंटीन में जाता है, कोई वाटर टैप पे जाता है, कोई दूसरी क्लास में जाता है, बिकॉज दे आर फ्री टू मूव। लेकिन अगर वो क्लास का टाइम चल रहा है, वो क्लास में बैठे, तब वो वैसे मूव कर रहे हैं अपनी क्लास में, आगे पीछे हो सकते हैं हो जाएं, लेकिन एट रैंडम मूव नहीं करेंगे। कोई क्लास में जा रहा है, कोई कैंटीन जा रहा है, कोई पानी पीने के लिए जा रहा हो, कोई वॉशरूम जा रहा है, और कोई दूसरी क्लास में जा रहा है। वो जब फ्री होंगे जब ही मूव करेंगे, जब वो फ्री नहीं है तो वो मूव। तो इलेक्ट्रॉन्स मेटल्स के और सॉलिड के केस में इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट बनता है, याद रखिएगा।
तो सॉलिड के केस में इलेक्ट्रॉन को फ्री होना जरूरी है जो मेटल में होते हैं। नॉन मेटल में सिवाय ग्रेफाइट को छोड़ के किसी में भी फ्री, ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर ऐसा है कि आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, वो अपने एटम में से दूसरे एटम में अपने आप मूव कर रहे हैं। कार्बन नहीं कहते, क्योंकि कार्बन में ग्रेफाइट भी आता है, डायमंड भी आता है ना, और बकमिनिस्टर क्या फुलरिन भी आता है जो कार्बन की तीसरी एलोट्रोपिक फॉर्म है। वहाँ जो है वो ग्रेफाइट में फ्री है, बाकी चीज़ों में फ्री नहीं है। सल्फर में करंट फ्लो नहीं करेगा, तो इलेक्ट्रॉन तो है वहाँ पे लेकिन वो फ्री नहीं है, यानी उन पे जो फोर्स लग रही है उसकी वजह से मूव नहीं कर सकते। कॉमन सॉल्ट है सॉलिड फॉर्म में, उसमें करंट फ्लो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जो आयंस हैं वो आयंस की शक्ल में पॉजिटिव नेगेटिव आयन से बना है, वो आयंस मूव नहीं कर सकते सॉलिड फॉर्म में, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसलिए वो मूव नहीं कर सकते। जब वो मूव नहीं कर सकते तो करंट भी नहीं बनेगा। कब वो फ्री होंगे आयंस? या तो वो एक्वस सॉल्यूशन में हो, पानी में जब घोल दें तो पानी में आयोनिक कंपाउंड को जब घोलते हैं तो वो आयंस के अंदर बीच में अट्रैक्शन कम हो जाता है, वो मूव करने लगते हैं अपनी मर्जी से। ठीक है, कुछ अब उनको अगर आप मतलब आप उसकी जगह शुगर पानी में घोल दें, शुगर भी एटम से बनी है, हाँ बनी है, नहीं बनी है एटम से, वो एटम में आयन इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन वहाँ करंट फ्लो नहीं करेगा शुगर की केस में। क्यों? क्योंकि आयन है ही नहीं। जो कंपाउंड बन गया तो उसमें आयन अगर होगा और वो फ्री होगा तब करंट बनेगा, अगर वो फ्लो करेगा। ये नहीं कि कंपाउंड बन गया, अब जो चार्ज है उन पर चार्ज नेग्लिजिबल है, यानी आयन नहीं बने वो, तो वो अगर मूव कर रहे हैं, शुगर को पानी में घोल दो वो मॉलिक्यूल मूव करेंगे, लेकिन उसको हम करंट नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि वो चार्ज नहीं है। करंट की डेफिनेशन क्या है? फ्लो ऑफ चार्ज इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो चार्ज या तो आयंस की शक्ल में होगा या इलेक्ट्रॉन्स की शक्ल में होगा। तो इलेक्ट्रॉन्स की शक्ल में जो करंट जो बनता है वो सॉलिड्स में बनता है, या तो मेटल्स में, और नॉन मेटल में कौन सा नॉन मेटल इसमें करंट फ्लो करता है? ग्रेफाइट। और क्या वजह है क्यों करंट फ्लो करता है? तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स अपने ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर पे नहीं जा रहा है, वो केमिस्ट्री का पार्ट है, उसे स्ट्रक्चर की वजह से उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, दे कैन मूव इजीली। डायमंड में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रक्चर। सल्फर में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चर। ठीक है, मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं जो आसानी से मूव कर सकते हैं, इसलिए मेटल्स आर जनरली गुड कंडक्टर। किसी में ज़्यादा होती है कंडक्टिविटी और किसी में कम होती है। ये बात समझ में आ गई? अब सॉल्यूशन कंपाउंड्स के अंदर कौन इलेक्ट्रो करंट कंडक्ट करेगा? आयंस की शक्ल में। कंपाउंड बन गया तो इलेक्ट्रॉन अब फ्री नहीं रहे, वो तो कंपाउंड बनने में लग गए, लूज और गेन हो जाता है, शेयरिंग हो जाती है। तो वो इलेक्ट्रॉन जो पहले फ्री थे अब वो या तो लूज हो गए, या एक एटम ने लूज कर दिया दूसरे ने गेन कर लिया, या शेयरिंग हो गया, वो फ्री नहीं रहे। और जब वो फ्री नहीं रहे तो कंपाउंड के केस में इलेक्ट्रॉन तो इन्वॉल्व होंगे नहीं करंट फ्लो करने में, क्योंकि वो पहले थे फ्री जब एलिमेंट था, अब वो कंपाउंड बन गया तो वो फ्री नहीं है, इलेक्ट्रॉन तो नहीं है, वो तो बिजी, वो तो इन्वॉल्व हो गए बॉन्ड बनने में दूसरे एटम्स के साथ। अगर उस कंपाउंड में आयन्स हैं तब करंट फ्लो कर सकता है, बशर्ते कि वो आयन क्या हो? फ्री हो। तो आयन फ्री कब होंगे? या तो एक्वस सॉल्यूशन में हो या मोल्टेन फॉर्म में। अगर उसको मेल्ट कर दें तो आयन्स के बीच का अट्रैक्शन कम हो जाता है, वो मूव कर सकते हैं। या तो मोल्टेन फॉर्म में हो या किस शक्ल में हो? आयोनिक या एक्वस सॉल्यूशन में। आयन्स क्यों? अब मैंने पानी के अंदर ग्लूकोज घोल दिया, समझ में आया? तो उसमें करंट फ्लो घुलने के बाद अब ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आसानी से मूव कर रहे हैं, क्या करंट फ्लो होगा? क्यों नहीं होगा? आयंस नहीं है। ग्लूकोज ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसके अंदर कोई आयन नहीं बने, और जब आयन नहीं बने तो मॉलिक्यूल के मोशन को हम करंट नहीं कहते। चार्ज की शक्ल में हो, या तो इलेक्ट्रॉन हो या आयंस हो, वहाँ चार्ज, वहाँ तो इलेक्ट्रॉन तो ख़त्म ही हो गए उसमें बॉन्ड बनने में, लेकिन चार्ज है ही नहीं वहाँ पे। तो अगर वो बिना चार्ज के कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, उसके मूव को मोशन को हम करंट नहीं, इस क्या नाम, इलेक्ट्रिक करंट नहीं कहेंगे, इलेक्ट्रिक करंट नहीं कहेंगे। करंट बात समझ में आ गई है? लेकिन कॉमन सॉल्ट को हम मेल्ट कर दें या पानी में घोल दें तब उसमें करंट फ्लो करेगा। तो आयंस, वो इसमें आयंस नहीं हो, वो मेल्ट होने के बाद
या एक्वा सॉल्यूशन की फॉर्म में वो फ्री हो जाती है। तो पहली कंडीशन है करंट फ्लो करने की, देयर शुड बी फ्री चार्ज, है ना। और वो फ्री चार्ज मेटल्स के केस में इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में होता है, और कंपाउंड्स के शक्ल में वो फ्री चार्ज आयंस की शक्ल में होता है। पर उसकी कंडीशन है क्या, या तो मोल्टेन फॉर्म में हो या एक्वा सॉल्यूशन। पहली कंडीशन देयर शुड बी फ्री चार्ज। दूसरी, उन इलेक्ट्रॉन को मूव कराएं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो कोई फोर्स होनी चाहिए। जब कोई फोर्स होगी, जब भी वो एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में मूव करेंगे, उसको हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। सुन लो ध्यान से, दो पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल होता है, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल, मान लो ये 50 वोल्ट पर है, ये पॉइंट समझ लो, और ये 20 वोल्ट पर है, तो डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल क्या होगा दोनों पॉइंट के बीच का? 30 वोल्ट। समझ में आया? अगर ये दो पॉइंट में करंट फ्लो नहीं कर रहा, सर्किट कंप्लीट नहीं है, तो इसे हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? EMF। फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव, यानी जो मूव कराती है फोर्स, इलेक्ट्रॉन या चार्ज पार्टिकल को मूव कराती है। और अगर सर्किट पूरा है तो उन्हीं पॉइंट के जो पोटेंशियल डिफरेंसेस है, हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की जगह पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। अगर सर्किट पूरा नहीं है तो हम क्या बोलते हैं उसे? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, उस डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल को। तो डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल अगर सर्किट पूरा है तो पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा, और अगर सर्किट पूरा नहीं है तो क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। की डेफिनेशन हमारे कोर्स में नहीं है, वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन। तो दूसरी कंडीशन है कोई फोर्स होनी चाहिए, यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होनी चाहिए जो इलेक्ट्रॉन को मूव कर रही है, चार्ज पार्टिकल मूव कराए। और वो पैदा होती है सेल से या बैटरी से। सेल और बैटरी में क्या होता है? एक टर्मिनल पॉजिटिव होता है ना, सेल के अंदर, और एक टर्मिनल अपने आप केमिकल रिएक्शन से नेगेटिव हो जाता है। अब पॉजिटिव टर्मिनल जो होगा वो नेगेटिव आयंस को अपनी तरफ खींचेगा, और नेगेटिव टर्मिनल जो है वो पॉजिटिव आयन को, जो कि अपोजिट चार्ज में अट्रैक्शन होता है। तो कोई फोर्स होनी चाहिए जो उनको मूव करा सके। तो पहली कंडीशन, देयर शुड बी क्या? फ्री चार्ज। फ्री अब ये ध्यान रखना, फ्री चार्ज विल बी इलेक्ट्रॉन इन सॉलिड्स और आयंस इन केस ऑफ मेटेलिक कंपाउंड, एंड दे प्रोवाइडिंग आयंस इन केस ऑफ मेटेलिक कंपाउंड, एंड दे शुड बी इन विच फॉर्म? एक्वा सॉल्यूशन और मोल्टेन फॉर्म। आयंस के केस में ये कंडीशन है, इलेक्ट्रॉन के केस में नहीं है। वो चाहे मोल्टेन फॉर्म में हो या सॉलिड फॉर्म में हो, इलेक्ट्रॉन एलिमेंट्री फॉर्म में, वो मोल्टेन फॉर्म में भी फ्री है और सॉलिड फॉर्म में भी फ्री है, वहाँ कोई कंडीशन नहीं है। देयर शुड बी क्या? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी द फोर्स विच कैन मूव आयंस। ठीक है। तीसरा, अब ये दो है रास्ते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को इधर जाना है, बीच में रास्ता कटा हुआ है, तो मूव करेंगे, तो रास्ता कट गया। तीसरी चीज क्या है? सर्किट शुड बी कंप्लीट। क्या? यानी सर्किट पूरा होना चाहिए। सर्किट पूरा होगा तभी चार्ज मूव करेगा। आप स्विच ऑफ कर दो, पंखा बंद हो जाएगा। तो कौन सी चीज खत्म हुई है यहाँ पे? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है आपके लिए मेंस के अंदर, इलेक्ट्रॉन्स भी तार के अंदर मौजूद है, लेकिन बीच में सर्किट कट गया तो करंट का फ्लो रुक गया, पंखा बंद हो गया। तो क्या होना चाहिए? तीसरी कंडीशन, सर्किट शुड बी कंप्लीट। तो हाउ मेनी conditions are there to flow the current? 3 conditions should be there. There should be free charge in the form of electron in case of element, metals or graphite, or ions provided they are in aqueous solution or molten form, क्योंकि तभी वो फ्री होंगे। सॉलिड फॉर्म में अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतनी ज़्यादा होती है कि वो उनको मूव नहीं करने देती। नंबर 2, there should be electromotive force between 2 points. इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अक्रॉस 2 पॉइंट, पॉइंट्स के बीच में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होनी चाहिए, विच इज डेवलप आइदर बाई सेल और बैटरी और मेंस, वहां से पैदा होती है वो। तीसरी, सर्किट शुड बी कंप्लीट, तब करंट फ्लो करेगा। इनमें एक कंडीशन भी खत्म हो गई। आपने सर्किट, तार है जुड़ा हुआ, 2 तार हैं मेन से जुड़े हुए, बीच में सर्किट जो है, आपने उसके बीच में प्लास्टिक लगा दिया दोनों पॉइंट्स के बीच में, तो प्लास्टिक में तो फ्री चार्ज नहीं होता, तो बल्ब जलेगा। अगर उसमें साथ में बल्ब भी लगा हुआ है वो नहीं जलेगा। क्यों? क्योंकि उस प्लास्टिक की हिस्से में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। बाकी तार में फ्री इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, लेकिन वो प्लास्टिक से नहीं गुजर सकते, तो पूरा क्योंकि वो सर्किट इनकम्प्लीट हो गया। प्लास्टिक की वजह से सर्किट क्या हो गया? इनकम्प्लीट। सर्किट किसे कहते हैं? आगे पार्ट आ रहा है। सर्किट किसे कहते हैं? क्या है सर्किट की डेफिनेशन? क्लोज पाथ थ्रू विच चार्ज फ्लो,
यानी वो क्लोज पाथ जहाँ से चार्ज फ्लो कर रहा है उसको का सर्किट कहते हैं। अगर वो सर्किट पूरा नहीं हो तो करंट फ्लो नहीं करेगा, यानी वो क्लोज रास्ता। अब उसमें कुछ बातें वो ज़रा समझ लो आप कि सर्किट के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। क्लोज पाथ थ्रू विच चार्ज फ्लो, दैट इज कॉल्ड सर्किट। इट इंक्लूड्स, क्या क्या इसमें होता है, इसमें मेन चीजें चार हैं। सॉरी, इट इंक्लूड्स नंबर 1 सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सोर्स ऑफ जो ईएमएफ पैदा करती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी सेल या बैटरी या एसी मेंस, जो आपका एसी करंट है, पहले डीसी भी होता था, डीसी मेंस एक्सेट्रा। पहला नंबर यानी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होनी ज़रूरी है, क्योंकि वो ईएमएफ पैदा कर रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट के बीच में पैदा करते हैं, उसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होता है, उसकी वजह से फोर्स बनती है, इलेक्ट्रॉन या चार्ज पार्टिकल मूव करते हैं। नंबर 2, देयर शुड बी लोड। लोड किसे कहते हैं, जिसमें हम करंट पास करते हैं। जैसे ये पंखा, ये लोड में आएगा। बल्ब जिसमें हम करंट पास कर रहे हैं, फैन, मोटर, ये हर वो चीज़ जिसमें करंट पास कर रहे हैं उसको हम शॉर्ट फॉर्म में उसको लोड कहते हैं। ट्रांजिस्टर है वो लोड है, क्योंकि उसमें हम करंट पास कर रहे हैं। जिस चीज़ में भी करंट पास करें, जिसकी वजह से वो काम कर रहा है, उसको लोड बोलते हैं। तीसरे नंबर पे आता है क्या है, नहीं, तीसरे नंबर पे आता है की या स्विच। क्या, स्विच होना चाहिए, ये उसमें सर्किट का हिस्सा है। ये आपको करंट नहीं पास करना, स्विच ऑफ कर दोगे। ये नहीं है कि पूरा दोबारा से तार अलग कर दोगे हर एक के, आप उस जगह पे स्विच ऑफ कर दो, करंट बन हो जाएगा। और चौथे नंबर पे क्या है, क्या, सर्किट नहीं, वो नहीं, वो एमीटर भी लोड में आएगा। एमीटर इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ करंट, तो वो भी एक लोड है जिसमें करंट पास हो रहा है। वोल्ट मीटर वोल्टेज नापने के लिए होता है, वो भी लोड में आएगा। गैल्वेनोमीटर भी लोड में, जहाँ हर वो चीज़ जिसमें करंट पास कर रहे हैं वो सब लोड के अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। ठीक है। तीसरा होगा सर्किट शुड कंप्लीट, सॉरी कनेक्टिंग वायर्स। क्या, कनेक्टिंग वायर्स। तो बिना कनेक्टिंग वायर के कैसे होगा, तो जो आपका सर्किट की डेफिनेशन क्या है, क्लोज पाथ थ्रू विच करंट फ्लोस या चार्ज फ्लोस। इसमें मेन चीज जो होती है, इट कंटेन मेनली नंबर 1 सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए। आपके पास वो है इलेक्ट्रिक मोटर कार है, बैटरी से चलती है ना, आपने उसमें तार वार लगा दिए लेकिन बैटरी नहीं है तो चलेगी वो, हाँ। आपका पंखा है, लाइट चली गई, मेंस में करंट नहीं है, नहीं, जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अगर वो नहीं तो करंट नहीं फ्लो करेगा, वो ईएमएफ पैदा करता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो क्या सर्किट में क्या क्या चीज़ें होती है, एक तो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए, बैटरी, सेल या एसी में। नंबर 2 क्या होनी चाहिए, जिसमें हम करंट पास कर रहे हैं। अगर आप डायरेक्ट पॉजिटिव नेगेटिव वायर को जोड़ देंगे, आप पढ़ेंगे आगे चल के, उसे शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। उस शॉर्ट सर्किट से बहुत हीट पैदा होती है, कभी कभी आग लग जाती है अगर हाई वोल्टेज करंट है, ठीक है ना। तो कुछ होना चाहिए इसमें करंट पास कर रहे हैं, ये नहीं पॉजिटिव नेगेटिव को ऐसे ही जोड़ दें। तीसरे नंबर पे क्या है, स्विच। आप देखते हो हर जगह जो भी आप यहाँ करंट पास कर रहे हैं वहाँ स्विच भी होगा। आप बच्चों के खिलौने में करंट पास करेंगे, उसमें भी स्विच ऑन ऑफ होगा नहीं होगा, स्विच। तीसरे चौथे नंबर पे क्या है, कनेक्टिंग। तो ये सब चीज़ें आपके पास मौजूद हैं, इनको जोड़ोगे कैसे। आपके पास फैन है, बल्ब है, टीवी है, VCR है, तो इनको जोड़ने के लिए कुछ चाहिए ना, गुड कंडक्टर वायर। तो क्या चाहिए हमें, कनेक्टिंग वायर। मेटल कनेक्टिंग गुड कंडक्टर वायर कह दो या खाली कनेक्टिंग वायर कह दो, तो वो मेटल के होंगे, नेचुरल बात है, प्लास्टिक के नहीं होंगे, क्योंकि प्लास्टिक में हो फ्री चार्ज, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, और जब फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो वहाँ उस हिस्से में करंट फ्लो ही नहीं करेगा। ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो मैंने आपको बताया था करंट फ्लो करने की कंडीशंस 3 है, और सर्किट क्लोज पाथ को कहते हैं। उसमें कितनी चीज़ें इंक्लूड है, मेनली इट इंक्लूड्स मेनली 4 थिंग्स। समझ में आ गई बात। सर्किट डायग्राम किसे कहते हैं, इफ द सर्किट इज रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ स्पेसिफाइड सिंबल्स, यानी उन सिंबल्स को यूज करके हम डायग्राम में
तो सर्किट को हम डायग्राम के जरिए इंडिकेट करें सिंबल्स यूज करके, तो इसे हम बोलते हैं सर्किट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सर्किट विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर सिंबल्स। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। लाइन के जरिए जब हम कोई चीज़ रिप्रेजेंट करते हैं लाइनों को सिंबल के जरिए, उसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट, ऑफ ए सर्किट विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर सिंबल्स। अब फॉर एग्जांपल आपको एक बनाना है, बल्ब है, बैटरी है और क्या नाम है वो, आपको जोड़ एक बल्ब और एक फैन आपको सर्किट में दिखाना है। तो आप कैसे सर्किट बनाएंगे, मैं ख़त्म कर रहा हूँ इसे। आप क्या करेंगे, आप इसमें कोई भी चीज़ पहले बैटरी से जोड़ना है। अब देखिए सिर्फ प्रॉपर डायग्राम क्या, अगर आप ये सिंबल यूज़ करेंगे, ये सेल का है एक सिंबल, एक बड़ी लाइन एक छोटी लाइन। बड़ी लाइन हमेशा पॉजिटिव को इंडिकेट करती है, छोटी लाइन नेगेटिव को। और अगर आप ऐसी 4 लाइनें या 6 लाइनें बना दें, 2 बड़ी 2 छोटी, तो ये बैटरी हो जाएगी। 3 भी बना सकते हैं, 2 बड़ी 2 छोटी, 3 बड़ी 3 छोटी भी कर सकते हैं, ये बैटरी है। तो एक तो पहले आपने बैटरी ली, बैटरी को अब आगे पीछे की कहीं भी लगा दो, की कहीं से भी ऑफ करो, करंट बंद हो जाएगा। रास्ते में कहीं भी कट रहेगा, करंट बंद हो जाएगा। तो आपने की लगा दी, बाद में लगाओ या पहले लगाओ, ये ज़रूरी नहीं है कहाँ लगाओ, यहाँ भी लगा सकते हो, बीच में, यहाँ नीचे वाले हिस्से में भी लगा सकते हो। ये की का सिंबल है, की का सिंबल या तो ये होगा या ये होगा। की ये भी स्विच है या की है, ये पॉइंट दबा दिया, करंट पूरा हो गया। ये पॉइंट अलग है तो सर्किट इनकम्प्लीट है। ये बीच में की आ गई। क्या जोड़ना है आपको, बल्ब। आप ये बल्ब का सिंबल है। अगर आपको इलेक्ट्रिक, आप इसके ऊपर वो बना दो, क्या नाम है, एक कवर बना दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेन सिंबल ये है बल्ब का, ये की आ गया। अब क्या दिखाना है आपको, फैन। अब ये जरूरी नहीं है फैन का आप नक्शा बनाओगे, आप एक गोल लाइन बना के उस पर एफ लिख दो, फैन। आपको मोटर बनाना है, गोल बना के एम लिख दो, मोटर। आपको ए मीटर बनाना है, गोल बना के ए लिख दो, ए मीटर। आपको वोल्ट मीटर बनाना है, गोल करके वी लिख दो, वोल्ट मीटर। फ्रिज बनाना है, गोल करके एफ लिख दो, ये जनरल वे है इसका, ठीक है। एक रेजिस्टेंस भी आप जोड़ना है, मान लो कंट्रोल करने के लिए, तो रेजिस्टेंस जो होता है, फिक्स रेजिस्टेंस आप जोड़ना है, तो आपने वो फिक्स रेजिस्टेंस जो ये रेजिस्टेंस का सिंबल है। और इन सबको सीरीज, ये सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाता है। इन सबको सीरीज में जोड़ दिया, सीरीज की कॉम्बिनेशन डेफिनेशन आगे आएगी। तो अब यहाँ से ये लाइन, अब ये आगे ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। बल्ब यहाँ कर दिया, फैन यहाँ कर दिया, बात एक ही है। स्ट्रेट लाइन में चाहे नीचे हो चाहे ऊपर हो, एक ही बात है, सेम करंट फ्लो करेगा। करंट कहीं ज़्यादा कहीं कम, क्यों, क्योंकि एक पाइप लाइन है, उसमें पानी बह रहा है। अब वो पाइप लाइन कॉन्टीन्यूस जा रही है, एक एंड से दूसरे एंड तक घूम के जा रही है, तो पानी तो उतना ही रहेगा। अगर उसको हम घुमा भी देंगे तो पानी जो उसमें बह रहा है वो तो उतना ही रहेगा। ये तो नहीं है कि पानी घूमने से कम हो गया या बढ़ गया। ये बात समझ में आ गई। तो इसको आपने यहाँ से जोड़ दिया, ये सर्किट डायग्राम है। सर्किट डायग्राम विच इंक्लूड्स बैटरी, की, बल्ब, फैन एंड अ फिक्स रजिस्टर। ये रजिस्टर का सिंबल है। तो व्हाट इज सर्किट डायग्राम, रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सर्किट विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर सिंबल, दैट इज नोन एज सर्किट। हाँ, सर्किट तो फिक्स वो चीज़ है जहाँ से करंट फ्लो कर रहा है, वो सर्किट है। उसको जब ग्राफ के जरिए, लाइंस के जरिए, सिंबल्स के जरिए आप कॉपी पे बनाएंगे तो वो क्या कहलाएगा, सर्किट डायग्राम। समझ में आ गई बात। आप बाजार से कोई इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट लाएं, उसमें खराबी आ जाए तो सबसे पहले देखिए इसका सर्किट कहाँ है, सर्किट डायग्राम कहाँ है, ताकि उस डायग्राम को देख के चेक करें कि कौन सा पॉइंट गलत है या है नहीं, या मिसिंग है या टूट गया। ये बात समझ में आ गई। तो मैंने आपको करंट की डेफिनेशन दी, सारा समझ में आ गया, कंडीशंस ऑफ करंट फ्लो हो गया, का सर्किट और एंड सर्किट डायग्राम समझ में आ गई। असल चीज़ रह गई, मुझे आज ओम्स लॉ कराना था, वो नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। जो मैंने पढ़ाया था काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, और मुझे उम्मीद है आपको याद भी हो गई होंगी काफ़ी हद तक। बंद कर दो इसे।